तो वो बखूबी उनसे सीखने का मौका मिलता है जब भी मुझे सौभाग्य मिलता है सर के साथ में रहने का। सो आज का टॉपिक बेहद खास है और टॉपिक थोड़ा सा अलग लगा होगा आपको। तो हाउ टू बिकम हेल्दी डायमंड। तो डायमंड तो बनना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जब तक हम डायमंड बने तब तक सेहत की ऐसी तैसी कर दें और फिर पैसा तो खूब सारा आ जाए, लेकिन डॉक्टर कहे कि गुलाब जामुन खाई तो फिर गए। तो वैसे वाली स्थिति में जी के भी कोई फायदा नहीं है। तो जब पैसा आए तो फिर ऐसा रहे कि आप गुलाब जामुन भी खा सकें, आप पहाड़ भी चढ़ सकें, आप देश दुनिया घूम सकें। तो वैसे वाली स्थिति में आप रहें और फिर डायमंड बने तो उसका एक अलग मजा है। और आजकल हम उसका मैं मतलब उसको पर्सनली एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरा अपना मानना है कि जब तक आप किसी काम को करते नहीं हैं, उसको जीते नहीं हैं, तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है उसके बारे में बात करने का। जब आप उसको करने लग जाएं तो फिर आप बोलिए, और आपका कन्विक्शन भी अलग लेवल का होता है फिर, और लोगों पे वो चीज सीधा असर करती है कहीं ना कहीं। वो हमने पुरानी एक कहानी सुनी है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में कि एक माँ अपने बेटे को गांधी जी के पास में लेके आई और कहा कि बेटा बोला गांधी जी को बोला कि ये बच्चा है गांधी जी, आपको बहुत मानता है लेकिन गुड़ बहुत खाता है, तो अगर आप इसको बोल देंगे तो शायद ये गुड़ खाना बंद कर देगा। तो गांधी जी ने बोला, बच्चे से बात किया और बच्चे को कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि बच्चा तुम 1 महीने बाद आना, और बोला माई तुम भी 1 महीने बाद इसको बच्चे को लेके आना मेरे पास में। तो माई 1 महीने के बाद में गई। तो जाने के बाद में गांधी जी ने बच्चे को बोला कि देखो बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ के बड़े नुकसान है, और गुड़ मत खाया करो, अच्छा नहीं है गुड़, मैं भी नहीं खाता हूँ। तो माई ने बोला कि महात्मा जी ये बात तो आप 1 महीना पहले भी तो कह सकते थे। तो गांधी जी ने बोला, माई कैसे कह देता, उस समय तो मैं खुद बहुत गुड़ खाता था। जब आपने बोला कि गुड़ ये बच्चा खाता है, तो मैंने तो पहले तो अपने आप को देखा कि मैं ही बहुत खाता हूँ, तो पहले मैंने छोड़ा है, तो अब मैं अधिकारी हूँ कहने का, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, और ये बच्चा छोड़ भी देगा। तो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग की खूबी यही है कि यहाँ पे आपको हर वो चीज वो व्यक्ति सिखाता है जो पहले उस रास्ते पे चलना आपको सिखाता है जिसको वो पहले पार कर चुका है। तो यही खूबी है, तो वही बनानी चाहिए। और मैं इन दिनों फिटेस्ट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, बिल्कुल एकदम। मतलब मैं शायद 20-25 साल में उतना फिट नहीं था, उतना एनर्जेटिक नहीं था जितनी एनर्जी मैं आज अपने अंदर में महसूस कर रहा हूँ। तो उस नाते मुझे लगा कि आज मैं इस टॉपिक पे बातचीत करूं, हाउ टू बिकम हेल्दी डायमंड। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आप डायमंड बनाने का रास्ता बता दो, हेल्थ वेल्थ तो देख लेंगे हम लोग। तो चलो पहले हम लोग डायमंड बनने की बातचीत करते हैं, फिर हेल्थ के बारे में लास्ट में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चूंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, और हम प्रयास करेंगे कि 10 बजे तक हम लोग मीटिंग का को समअप कर दें, तो मैं 25 एक मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ताकि 5 मिनट हम लोग थोड़ी और बातचीत कर सकें, और कुछ अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी हम लोग ले सकें। तो प्रेजेंटेशन पे आता हूं मैं, फटाफट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राइट, यस, सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं कुछ आपको अपडेट देना चाहूँ, चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ संस्थाएं, कुछ एसोसिएशंस काम करती हैं। और एक संस्था है DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। इसके साथ मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ 2012-13 से। और हमने सरकार से डिमांड की थी 2012-13 में कि सरकार को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई दिशा निर्देश देने चाहिए, गाइडलाइन देने चाहिए। और भारत सरकार ने 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी, ये डेट ध्यान रखिए आप, 9 सितंबर 2016। ये वो तिथि थी जिस तिथि ने डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग उत्साह दिया, नई उम्मीद दी। और मैं यूं कहूंगा कि
यू नो उम्मीद का सूरज की पहली किरण हमें दिखाई दी 9 सितंबर को, जब भारत सरकार ने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में ऐसे ऐसे करनी चाहिए। पहले तो ये था कि डायरेक्ट सेलिंग होनी नहीं चाहिए, चलनी ही नहीं चाहिए हमारे देश में। तो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई, भारत सरकार की मोहर लगी उसके ऊपर में। तो वो उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें हुई। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े देखते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि 2016 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत तेजी के साथ में बढ़ी। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर 2016। और इसकी इंपॉर्टेंस को जताने के लिए, बताने के लिए और इसे याद दिलाने के लिए हम लोगों ने इस बार हम डायरेक्ट सेलिंग मैराथन कर रहे हैं। इसी डेट को 9 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और 8 साल के बाद में 9 सितंबर 2024 को डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन हम लोग दिल्ली में द्वारका में आयोजन कर रहे हैं। लास्ट में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत करूंगा। और गाइडलाइंस के बाद में फिर हमारे पास में रूल्स आ गए 28 दिसंबर 2021 को। इससे हमें लीगल रिकॉग्निशन मिल गया और हम लोग मजबूत हो गए। और ये वो नोटिफिकेशन था जिसके तहत हमें एक प्रकार से संविधान में स्थान मिल गया था। अगर हम केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट देखते हैं, जो विश्व की जानी मानी संस्थाएं हैं, और वो अगर कुछ कहते हैं तो फिर पूरी दुनिया उसको गंभीरता के साथ में लेती है। तो ये दोनों बड़ी संस्थाएं ये कह रही हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है और हमारे देश में बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को, स्पेशली आरसीएम को, हल्के में ले रहे हैं। उनको या तो ऐसा लगता है कि किसी दिन सोपन में भगवान आएंगे, उनको पकड़ के खिलाएंगे और जगाएंगे और कहेंगे कि बच्चा कब तक सोता रहेगा, उठ जा, आरसीएम कर ले। या उनको ये लगता है कि किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का फोन उनके पास में आएगा और वो कहेंगे कि हमने जो अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, तो अच्छे दिन अगर लाना चाहते हो तो आरसीएम से जुड़ जाओ, मेहनत करो, काम करो, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। न तो भगवान के पास इतनी फुर्सत है कि वो हम सबके पास में आए और हमें जगाएं, और प्रधानमंत्री मोदी के काम तो वैसे बहुत ज्यादा रहते हैं आजकल, विदेश में हैं, वैसे भी गए हुए हैं बाहर, तो उनका भी फोन वोन आने वाला नहीं है। ये हमें ही देखना पड़ेगा, हमें ही जागना पड़ेगा, हमें ही समझना पड़ेगा। क्योंकि दो लाइनें हैं कि यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, दरों पे दस्तके देने खुदा जाया नहीं करते। जो खुदा है वो किसी के घर पे दस्तक नहीं देता, डोरबेल नहीं बजाता कि भैया मैं आ गया हूं और ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो वो अपॉर्चुनिटी को हमें देखना होता है, कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बनता है उसको लाने के लिए। और इसी प्रकार से आज से 23 साल पहले मेरी जिंदगी में भी एक अपलाइन आई थी, उन्होंने मुझे बताया और मैंने इसे परमात्मा का प्रसाद समझ के मैंने इसको ग्रहण किया, और इस भाव से ग्रहण किया तो परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया है। बहुत सारी संभावनाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग में हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, इस विषय पे मैं आपको 100 कारण बता सकता हूं। कितने? 100 रीजंस आई हैव। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या कहते हैं। मैं ये भी जानता हूं गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या सोच है, और भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या होने की संभावना है। मैं बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मार्केटिंग प्लान, उनका तरीका, उनका सिस्टम, उनके अंदर की बाहर की बहुत सारी चीजें जानता हूं। तो उस आधार पे मैं 100 कारण बता सकता हूं कि आरसीएम बेस्ट क्यों है। लेकिन वो 100 कारण नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक कारण बताऊंगा आपको, और वो कारण अपने आप में बहुत बड़ा कारण है और पर्याप्त कारण है। हम नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और इतना बड़ा मकसद किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। राइट। बहुत सारी कंपनियों का मकसद है कि वो बहुत सारा पैसा बनाए, मैनेजमेंट का गोल ही है बस।
कुछ का गोल ये है कि वो यहां से पैसा बनाएंगे और फिर पतले दरवाजे से निकल के चले जाएंगे। लेकिन आदरणीय टीसी छावड़ा जी का लक्ष्य है कि हम आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करेंगे, और उस दिशा में बहुत सारा काम चल भी रहा है। पंडित जी के एक ऑडियो में आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, अगर ये प्ले होती है तो। पंडित जी ने ये कहा था, आपने उनके ऑडियो में सुना होगा, कि पैसा तो कांटे पर लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का करवाना है। 2004-5 में पंडित जी ने कहा था कि आरसीएम में जब हम आपको पैसा दिखाते हैं ना, तो ये पैसा तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, वास्तव में तो हम सब लोग मिलकर देश निर्माण का काम करने जा रहे हैं। तो जो पंडित जी ने 2004-5 में कहा था, आज हमें लग रहा है कि हम आरसीएम के माध्यम से देश निर्माण में काफी सहयोग कर पा रहे हैं, और हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं जाति, धर्म, भाषा के नाम पे जो दीवारें थी, वो आरसीएम के माध्यम से हमने उन दीवारों को गिराया है। हमने आरसीएम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। हमने अच्छे उत्पाद लाके जो मिलावटी सामान आता था उसको हम रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारा देश निर्माण का काम हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी पंडित जी ने हमें कहा था। और आरसीएम आवाम का बिजनेस है, आम आदमी का बिजनेस है, ये भी पंडित जी ने हमें कहा था। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है। ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोग उतावले होंगे, इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा वो इस बिजनेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं। कभी आपने सुना, आवाज आ रही थी सर? राइट सर, आवाज आ रही थी। यस। तो पंडित जी ने ये कहा है कि ये बिजनेस आपको स्टार बना सकता है, लेकिन जब आप इससे जुड़ेंगे तब आप स्टार जैसे दिखेंगे नहीं। तो मैं अपनी अगर रामकिशन जी पुरानी पिक्चर देखता हूँ तो मुझे पंडित जी की याद आती है कि आज तो थोड़ा ठीक ठाक सा दिखता हूँ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं दिखता था। तो बिल्कुल अगर आपका भी हालो हालात हुलिया स्टार जैसा आज नहीं है, तो बिल्कुल आपकी पात्रता बिल्कुल उपयुक्त है यहाँ पे, ये पंडित जी ने कहा था। पंडित जी ने ये भी कहा था कि 3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक लेके जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में 3 जोड़ी कपड़े की मिलते थे हमें, और अब तो बहुत कुछ आ गया है। और देखिए पंडित जी का एक ऑडियो सुनिए आप, वो ऑडियो आपको, और ये सोचिए कि ये बात आज नहीं कही जा रही है, 2024 में नहीं कही जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं, विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पे अवार्ड आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। ये पंडित जी ने 2004 के आसपास कहा था। तो सुनिए क्या कहा। 1500 रुपए से शुरू होने वाला ये सफर कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है, हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना करते हैं और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहेंगे। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है इसमें। वाह, कमाल क्या बात कही है पंडित जी ने। 2004 में ये कहा कि मैं क्या करूं,
आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है, मैं अंदर से मानता हूं कि ऐसा होगा। और आज हम लोग विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए हैं, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्क्लेव होती है। सोलनी यूनिवर्सिटी ने 1 साल पहले, पिछले साल, विश्वविद्यालय का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है, डॉक्टर अब्दुल कलाम गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड, वो आदरणीय टीसी छावड़ा जी को पिछले साल मिला है। तो विश्वविद्यालयों में जब हम सम्मानित होने लग गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रपति भवन में हमें आरसीएम के दीवानों को सम्मानित किया जाएगा। तो वो बिल्कुल, तो आप एक बड़े विजन के साथ में आप आरसीएम की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। इन तीनों की आवश्यकता है हमारे देश को। ये नीड ऑफ आवर है, इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि अगर राष्ट्र के लोग बीमार रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता। लोग बेरोजगार रहेंगे ज्यादा तो भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। और राष्ट्र की आधी आबादी चूंकि महिलाओं की है, वो अगर सशक्त नहीं होगी, वो मुख्य धारा में नहीं होंगी, तो भी राष्ट्र संपन्न नहीं हो सकता, विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इसलिए इन 3 चीजों पे पुरजोर तरीके से आरसीएम में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय टीसी छावड़ा जी हम सब लोगों के बीच उपस्थित होते हैं सुबह 6:30 बजे। आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और टीसी सर हमें ये बताते हैं कि आपने केवल मात्र आरसीएम को बिल्ड नहीं करना है, अभी तो कहते हैं कि आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार लेके आइए, आरसीएम तो सब तब बिल्ड होता ही चला जाएगा। हमने अपने ऊपर काम करेंगे, कैसे अपनी आदतों पे काम करें, तो इसके लिए हर रोज सुबह आप 6:30 जुड़ के और आदरणीय टीसी छावड़ा सर से स्वयं सीख सकते हैं। आरसीएम एक अवसर है, बड़ा अवसर है, उसको आप ग्रैब कर लीजिए, उसको आप मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अच्छी चीज हमें मिल जाती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे आरसीएम को ज्वाइन करवाया था, उस व्यक्ति ने 1 साल के अंदर अंदर आरसीएम को छोड़ दिया था। मैंने आरसीएम को मजबूती से पकड़े रखा, बस उतार चढ़ाव आए। कई बार रहता ना, बस में सफर करते हैं, थोड़ा गड्ढे हैं, ऊंचा नीचा है, लेकिन अगर आपने मजबूती से बस को पकड़ा हुआ है, ऊपर डंडे को पकड़ा हुआ है, सीट को पकड़ा हुआ है, तो फिर पकड़ा हुआ है तो आप चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आरसीएम जब आप आगे बढ़ाएंगे, नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो अगर आपने मजबूती से इसको पकड़ लिया, इधर उधर ताका झाकी नहीं की, और ये मान लिया कि आप बेस्ट कंपनी से, और आप मान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं आज आपको, आप हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि आप बहुत बुद्धिमान है इसलिए आपने बेस्ट को चुना। ये ऊपर वाले की कृपा हुई है मेरे पे और आप पे, क्योंकि जहां पे बहुत सारा गलत हो रहा हो, वहां पे अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ना दिमाग की बात नहीं होती, वो सौभाग्य की बात होती है, वो अच्छी कर्मों की बात होती है। तो वी ऑल आर ब्लेस्ड। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कृपा की है, देश की सबसे अच्छी कंपनी के साथ में हम सब लोगों को जोड़ दिया है। और राइट, हमारे देश में बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग आरसीएम में कर रहे हैं। यूएलपी प्रोग्राम्स एक ऐसी नई शुरुआत है जिसके माध्यम से आप अपनी टीम के लोगों को रेगुलर परचेज के ऊपर में, एक तो कंसिस्टेंसी है ही हमारा, कंसिस्टेंसी के साथ में यूएलपी प्रोग्राम लेने के लिए भी कंडीशन है कि अगर आप 2000 परचेज वॉल्यूम करते हैं तो आप यूएलपी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, और थोड़ी ज्यादा परचेज करेंगे तो आप अपने साथ में नए साथियों को भी लेके जा सकते हैं। तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के टारगेट अभी चले हुए हैं, तो अभी अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर महीना आपके पास में है। अच्छी बात यह है कि सितंबर महीने में अगर आप सितंबर से ही शुरुआत करते हैं, और सितंबर में अगर आप 6000 की खरीदारी कर लेते हैं, 6000 परचेज वॉल्यूम की, तो आप अपने साथ में स्वयं व नए साथी की एंट्री के लिए आपकी पात्रता हो जाती है, और आप 8000 की कर लेते हैं तो आप 2 लोगों की पात्रता आपकी हो जाती है। तो चूंकि
सितंबर में अगस्त में बड़ा काम होता है, तो उसके लिए ये हमारे पास में यूएलपी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस पे हम बड़ा काम कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज राइट नाउ। आरसीएम में ताकत लगाने का जो सही समय है ना, पूरी एनर्जी लगाने का, वो अभी है, राइट नाउ। वो 2024 में है, और 2024 में भी अभी अगस्त और सितंबर से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, बड़े कंफ्यूजन थे, बड़े डाउट रहते थे, कोई भी हमें नेगेटिव कर देता था कि तुम्हारे ऊपर में रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, किस आधार पे तुम बातचीत कर रहे हो। तो भी रूल रेगुलेशन आ गए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लग गया है, चारों तरफ बहुत अच्छा और पॉजिटिव माहौल है। तो ये सही टाइम है पूरी ताकत के साथ में काम करने का। और अब बातचीत ये आती है कि आप डायमंड कैसे बने, आरसीएम में सक्सीड कैसे हो। क्योंकि समय की लिमिटेशन है, मैं थोड़ी सी बात ये आपसे करना चाहता हूँ कि हम लोग आरसीएम, हम में से ज्यादातर लोग आरसीएम को लेके पैशनेट तो हैं। पैशनेट का मतलब होता है कि हम दीवाने तो हैं, पागलपन तो है हमारे साथ आरसीएम को लेके, और आरसीएम करने में हमें मजा भी बहुत आ रहा है बहुत सारे लोगों को। लेकिन केवल मात्र मजे से, केवल मात्र पागलपन से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, डायमंड नहीं बन पाएंगे आप। डायमंड बनने के लिए आपने पैशन से प्रोफेशन की तरफ जाना पड़ेगा, पैशन के साथ प्रोफेशन को ऐड करना पड़ेगा। प्रोफेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पेशेवर, यानी कुछ वैसे काम करने पड़ेंगे जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं, पेशेवर काम। जैसे डॉक्टर एक पेशा है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे चलते फिरते तो हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5 साल एमबीबीएस करेंगे, फिर एमएस करेंगे, तो फिर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएंगे, झोला साहब डॉक्टर नहीं। तो प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तो सीरियसली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए भी आपको थोड़ा रियाज करना पड़ेगा, थोड़ा संगीत सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाथरूम में गाना गुनगुनाते रहिए, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। घर वाले आपको डांट बेशक देंगे, क्या फालतू बेसुरा गाते रहते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सिंगिंग सीखेंगे तो फिर बहुत पैसा है। तो वैसे ही अगर आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट अगर सीखेंगे तो फिर बहुत पैसा मिलेगा। जैसे अभी हमारे देश की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो बहुत सारा पैसा मिला है। तो पैसा हमेशा, मान सम्मान, नेम फेम तभी मिलता है जब आप किसी काम को सीरियसली करते हैं, प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। और प्रोफेशन रिक्वायर्स 3 थिंग्स। प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, तो जर्नली उनको 3 चीजें प्रोफेशनल्स में होती हैं। क्योंकि समय की लिमिटेशन है तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, कभी डिटेल में इस पे हम बातचीत करेंगे। पहली चीज रहती है प्रोफेशनल का एक माइंडसेट रहता है। काम करते समय आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, उसको माइंडसेट बोलते हैं। जब आप किसी को उत्साहित होकर प्लान दिखाने के लिए गए और सामने वाले ने कहा बेकार, फालतू, भाग जाए यहां से, तो उस समय आप अपने आप को क्या जवाब दे रहे हैं? वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिकेट का प्लेयर खेल रहा है, प्रेशर का मैच है, वो बैटिंग कर रहा है, जब बॉल उस तक आती है ना, उस समय वो अपने आप को क्या बोल रहा है, क्या विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो माइंडसेट क्या है उस समय का। जैसे हम बोलते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत कूल माइंड थे, तो कूल माइंड वालों का जो माइंडसेट था ना, वो उनकी ताकत थी। तो माइंडसेट पे काम करना हमें जरूरी है अगर हमने डायमंड बनना है तो। और माइंडसेट को कंट्रोल में रखना हमारे हाथ में है, और एक्सट्रीमली क्रुशियल फॉर सीनियर लीडर्स। जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे रॉयल्टी से ऊपर वाले साथी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंडसेट के ऊपर में काम करें। 3 चीजें माइंडसेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, न कि जॉब माइंडसेट होना चाहिए। जॉब माइंडसेट कौन सा रहता है? जो एमएनसी में या प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि भाई उनका काम जितना भी है वो उन्होंने पूरा करना है।
जितना काम है उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते जर्नल। और सरकारी माइंडसेट क्या रहता है सरकारी नौकरी पे, कि जितना उनका काम है उससे कम करना स्मार्टनेस है, उतना करना नहीं उससे कम करना स्मार्टनेस है कहीं ना कहीं। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वो होता है कि जो भी काम है वो सारा आपने ही करना है, आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करनी किसी से। तो आपने ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा जिसमें न आपकी किसी अपलाइन से शिकायत है, न किसी डाउनलाइन से शिकायत है, न किसी पिकअप सेंटर से शिकायत है, न कंपनी से शिकायत है। आपको ये लगना चाहिए कि आरसीएम मेरा है, मेरा काम है, मैंने करना है, किसी भी कंडीशन पे मैंने करना है, और सारे काम मैं खुद कर लूंगा। मीटिंग की तैयारी करवानी है मैं खुद करवा लूंगा, सब कुछ आपने अपने आप में करना है, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। मुझे माइंडसेट का मालूम नहीं था कि माइंडसेट कैसे काम करता है, लेकिन जब इनिशियली हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की, 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, तो जींद में मैं लोकल होस्ट था। तो वहां पे बुलबुल रेस्टोरेंट में जो फर्स्ट फ्लोर पे था, वहां पे पहले हम गौशाला से तकत लेके आते थे, बुग्गी में डाल के और रेडी में डाल के, और वो तकत अपने कंधों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाते थे, और उसके बाद में वहां कुर्सी उर्सी बिछा के, और फिर मैं घर जाता था, जाके नहा के टाई लगा के आ जाता था, और फिर आगे माइक पकड़ लेता था। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वो होता है जो सारे काम ये सोचे कि मैंने करने। राइट। तो कुछ लोगों के अंदर में ये बाय डिफॉल्ट होता है, और कुछ लोगों को ये सीख के आ जाता है कि नहीं यार मैंने वैसे करना है। तो अगर आपके अंदर में ये चीजें नहीं है तो आप इसको अपनाइए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप बना के रखिए। और हमारा एक टेक्निकल नाम है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर भी हमें कहते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ये हुआ कि जहां से मेरी शुरुआत होती है मैं मालिक हूं। कई लोगों को लगता है मैं करूंगा तो प्लान को फायदा होगा ज्यादा, तो उसको लाभ हो रहा है, तो वो माइंडसेट हमें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। माइंडसेट में दूसरी चीज है कि हमें कुछ एटीट्यूड, कुछ नजरियों को हमें फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए जिंदगी में, उस बुरे में से भी अच्छा देखना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता की भावना रखनी हर किसी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, हर किसी के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना, इसको हमें अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में लर्निंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप बैठे हैं, जगदीश जी ने बोला कि वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो वो एटीट्यूड होना चाहिए एक लीडर का, सीखने के लिए हमेशा तैयार। यूट्यूब पे जा रहे हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स का कोई एपिसोड देख रहे हैं, तो मनोरंजन नहीं है, वो लर्निंग है। वो आप नोट कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाइए, तो वो लर्निंग एटीट्यूड रहे, आप किसी लेवल पे क्यों ना चले जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये भी एक एटीट्यूड है, हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए लास्ट मोमेंट तक मैं लड़ूंगा। तो वो वाला ये जो एटीट्यूड अगर हम लोग अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो ये हमारे माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये चारों तरफ प्रकार के एटीट्यूड। और तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, माइंड सेट को डेवलप करने के लिए। कॉन्फिडेंस, एक्शन, रिजल्ट, ये एक ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल ये कहता है कि आपका जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा आप एक्शन करेंगे, उतना ज्यादा आप काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे, और जितने ज्यादा एक्शन होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। और जब रिजल्ट ज्यादा आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो और एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो और रिजल्ट होगा। लेकिन इसके रिवर्स भी वैसा ही काम करता है। ये लो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग पे, आरसीएम में, अपलाइन पे, अपने ऊपर में, तो एक्शन भी कम होगा, और एक्शन कम होगा तो रिजल्ट भी कम होगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस, नो एक्शन, नो रिजल्ट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और नॉलेज इज द पावर इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में आपका जो ज्ञान है ना, वो आपको ताकतवर बनाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप नॉलेज लीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, अपने स्किल्स को थोड़ा एनहांस कीजिए, उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये होगा पहली चीज जो प्रोफेशनल्स में होती है, माइंडसेट पे हम काम करें थोड़ा। दूसरी चीज है स्किल्स। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम में आपको काम करने का
रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको स्किलफुल तरीके से, कुशलता से काम करने के रिवॉर्ड मिलेंगे। ध्यान रखिए इस बात का। फील्ड में दौड़ने से बात नहीं बनेगी। फील्ड में आप दौड़ रहे हैं, सलीके से बात कर रहे हैं लोगों से, सलीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सलीके से फॉलो अप कर रहे हैं, सलीके से स्टार्टअप करवा रहे हैं, उससे आपको परिणाम मिलेंगे। और जो हमारे बेसिक्स हैं, बेसिक्स हर जगह रिक्वायरमेंट होते हैं। डायमंड बनना है तो आपको बेसिक्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक्स हैं कुछ, प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और स्टार्टअप। ये स्किल्स हैं एक्चुअली सारी की सारी। इन पे काम करके हम अपने परिणामों में बेहतरी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्किल्स के ऊपर में, हालांकि यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, और अगर वो वीडियो नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है, जिसमें सारे के सारे बेसिक्स के ऊपर में, स्किल्स के ऊपर में थोड़ा डिटेल से बातचीत कहीं ना कहीं की गई है। और उसके बाद में जो तीसरी स्किल चाहिए प्रोफेशनल के पास में जो होती है, वो होता है डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनुशासन। डिसिप्लिन हमें रखना है, कुछ कामों को हमने रेगुलर करना है। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने एक हैबिट ट्रैकर खोजा है, अपनी रिसर्च में उन्होंने निकाला है। और ये हैबिट ट्रैकर ये कहता है कि एक जो सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, वो कुछ कामों को हर रोज करता है, डेली करता है। वो उसकी जिंदगी में वैसे शुमार हो जाते हैं, जैसे उसका जिंदगी में नहाना, हर रोज नहाना उसकी जिंदगी में शुमार है, नाश्ता करना शुमार है, टूथ ब्रश करना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो वैसी ही कुछ आदतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर की शामिल होनी चाहिए, उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। वो अगर नहीं किया तो उसको लगना चाहिए कि यार आज कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं 3 चीजों पे विशेष रूप से बात करना चाहता हूं आपको। एक तो आप आदत बनाइए कि हर रोज आप 2 नए लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। हर रोज सोने से पहले 2 नए नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। ये नए व्यक्ति पे भी लागू होती है और ये रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर सब पे लागू होती है चीज। तो एक तो काम ये करना, हमने डेली 2 नए लोगों के नाम लिखे। दूसरा काम करना है, हर रोज कम से कम 5 लोगों को कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास करना है, 5 लोगों से बात करनी है। कौन 5 लोग होंगे? जो आपकी लिस्ट बनी हुई ऑलरेडी, उसमें 5 लोग हैं, उनसे आपने बात करनी और प्रयास करना है 5 में से 2 आदमी आपको अपॉइंटमेंट दे दें, कल के लिए या अगले 2 दिन के लिए, 3 दिन बाद के लिए। 2 अपॉइंटमेंट आपकी 5 में से आनी चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। हर रोज आप 10 लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आप ज्यादा स्पीड से ग्रो करना चाह रहे हैं, आप 20 लोगों से बातचीत कीजिए। लगभग 2 मिनट बात हो एक व्यक्ति से, 1 घंटे में आप 20 लोगों से बात कर सकते हैं आराम से। और तीसरा काम करना है, हर रोज कम से कम 2 लोगों को आरसीएम अभियान के बारे में बताना है। तो ये 3 काम आपने डेली करने हैं, आपकी लाइफ का ये हिस्सा होने चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि अगर हम लोग 3 काम करेंगे तो डायमंड बनने में आपको सुविधा होगी। ये बहुत गहरी लाइन आपको बता रहा हूं अभी, जो आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग इनोवेशन करने का काम नहीं है, नई नई खोज करने का काम नहीं है। आपको कोई नई खोज नहीं करनी है डायमंड बनने के लिए, बट अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। ये चीजों को रिपीट करने का और अपने जैसे लोगों को तैयार करने का काम। जो हमारे बेसिक्स हैं वो आपने डेली रिपीट करने हैं, इनोवेट नहीं करना कुछ भी। तो आप रिपीट कीजिए और अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में तैयार कीजिए। 24 नवंबर 2024 और आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सर बना है 24-24-24 का, बेहद खास है। पूरा हिंदुस्तान उत्साहित है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा वाइटल अचीवर सितंबर में आते हैं और उनका नवंबर में सेलिब्रेशन होता है। नवंबर में तो इंडिया लेवल का सेलिब्रेशन होता है,
आपके लोकल लेवल पे अलग अलग सेलिब्रेशन रहते हैं, अलग अलग टीमें एकेडमी में जाती हैं, जैसे टाइगर टीम की अक्टूबर में एकेडमी है। तो अभी अगस्त में और सितंबर में अगर हम थोड़ा गोल सेट करके थोड़ा सा अगर हम लोग काम करेंगे तो इसके रिवार्ड्स आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि जो सेलिब्रेशंस अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेशंस हर महीने नहीं आपको मिलने वाले हैं। आपकी टीम को ये अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी। तो इसके लिए गोल सेटिंग पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, इसको हम लोग सीख सकते हैं। और देखिए, ये छोटे छोटे हमारे पायदान है, ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। अगर आपने बड़ा काम करना है, आपका लक्ष्य कुछ भी है, आप रॉयल्टी जाना चाह रहे हैं, आप पर्ल से स्टार पर्ल बनना चाह रहे हैं, आपका टारगेट एमराल्ड का है, तो इन छोटी सीढ़ियों को अगर आप आधार बनाएंगे तो आप कहीं पे भी चढ़ सकते हैं। तो आपकी टीम में जो नए साथी हैं उनका मिनिमम टारगेट बिगनर का हो, जो पुराने बिगनर हैं वो स्टार्टर या ओपनर का टारगेट लें। तो इन सीढ़ियों के साथ में हम ऊपर चढ़ते हुए काम करेंगे। और जब भी आपने अपने बिजनेस गोल्स को आपने अचीव करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को, अपने वॉल्यूम को पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले अपना स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें देखिए कि कहां कहां से कितना कितना वॉल्यूम आ सकता है। और आपकी जो डेप्थ है वो डेप्थ आपको मालूम होना चाहिए और डेप्थ आपकी पकड़ में होनी चाहिए। बीइंग ए लीडर, आपका मैक्सिमम एनर्जी आपकी डेप्थ में जानी चाहिए। और डेप्थ से अगर आपने वॉल्यूम एक बार क्रिएट कर दिया तो फिर ऊपर वालों अपने आप वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू करेंगे। डेप्थ में काम करना उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार अगर आप एक बहु मंजिला इमारत में रह रहे हैं, 20 मंजिला इमारत है और उसकी पहली मंजिल पे अगर आग लग जाती है नीचे, तो ऊपर वाले लोग सारे निकल निकल के भागते हैं कि भैया नीचे आग लग गई है तो जल्दी ऊपर आने वाली है, भागो निकल निकल। तो जब आप इधर उधर काम करते रहते हैं ना, कभी इसके साथ किया कभी उसके साथ में काम किया, उससे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जब आप डेप्थ में कुछ क्रिएट करते हैं तो फिर ऊपर जितने भी लोग हैं ना वो सारे निकल निकल के भागना शुरू करते हैं। तो आपका ये वैसे तो हमेशा के लिए ये नियम होना चाहिए, आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए डेप्थ बिल्डिंग के ऊपर में। लेकिन इस बार ये टारगेट मंथ में स्पेशली बहुत ज्यादा ये चीज काम करती है। तो इस प्रकार आप ऊपर बहुत सारा वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग आप रखिए, प्रॉपर योजना आपके पास में होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्लान है, वो बहुत कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। डायमंड क्लब एक प्लान है हमारे पास में। जो लोग डायमंड क्लब में नहीं है तो उनको आप डायमंड क्लब में लेके आइए। जो डायमंड क्लब ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए सुपर डायमंड क्लब 10,000 पे लेके आइए आप। 10,000 का बीसी छाबड़ा सर ये बोलते हैं कि शहर में बाढ़ तब आती है जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें लंबे समय तक गिरती रहती हैं। और हमने देखा भी बारिश के टाइम पे बाढ़ कब आती है, जब लगातार बारिश हो जाती है। मूसलाधार नहीं भी हो ना, छोटी छोटी भी हो, लेकिन जब लगातार होती है और एक दो दिन लगातार होती है तो बिल्कुल एकदम बाढ़ आ जाती है चारों तरफ में। तो वैसे ही छोटे वॉल्यूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी टीम से। वो कंसिस्टेंसी हो सकता है, वो डायमंड क्लब हो सकता है, वो सुपर डायमंड क्लब हो सकता है। और मैं सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि माहौल का हमारा सारा का सारा जो अचीवमेंट मिलती है ना, माहौल की वजह से निकलती है। तो अभी माहौल है, उसमें आप थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दीजिए तो उस माहौल का बेनिफिट आपको बखूबी मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी, थोड़ी सी हमने डायमंड जाने के बाद में की। अब बात करते हैं कि हेल्दी डायमंड कैसे बनना है। तो हेल्दी डायमंड बनने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्थ के ऊपर में थोड़े थोड़े कुछ काम करने पड़ेंगे। मेरा अपना मानना है 3 चीजें आपको करनी चाहिए। पहली चीज, एक तो हेल्दी लोगों की थोड़ा संगत में रहने की कोशिश कीजिए। जो हेल्दी खान पान है, जिनका हेल्थ के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, उनकी थोड़ा एक तो संगति बढ़ाइए। फिजिकली संगति या फोन पे भी बात करें तो ऐसे लोगों की संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो थोड़ा अनहेल्दी लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए। नहीं वो आपको जबरदस्ती है ना समोसा खिला देंगे, 4 खिला देंगे, बोले अरे कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को कुछ नहीं, खा ले खा ले खा ले।
तो थोड़ा हेल्दी लोगों की संगत में रहोगे, रामकिशन सर जी जैसे किसी व्यक्ति की संगत में रहेंगे तो फिर वो थोड़ा सा आपको बोलेगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, चलो सलाद खाते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी आप कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले आपने एक बार अपने आप से ये पूछना है कि मैं ये जो खाना खा रहा हूं ये मेरे शरीर में जाके फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अच्छा, खाना हम क्यों खाते हैं? कि इसलिए खाते हैं कि वो नुकसान करे जाके? इसलिए खाते हैं ना कि वो फायदा करे, उसमें कुछ पोषक तत्व हों और उससे हमें एनर्जी भी मिले, और एनर्जी के साथ साथ में हमारे शरीर की जो जो सात जो तत्व चाहिए हमें, पानी चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो सारे के सारे मिल जाए। तो बस आप अगर थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि जब खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो इससे फायदा होगा नुकसान होगा, अगर लगेगा यार नुकसान ज्यादा होगा, फायदा तो कम ही लग रहा है, फायदा बस इतना है 5 मिनट तक मजा आ जाएगा, बाद में परेशानी है, तो उसकी बजाय अगर कहीं खीरा मिल रहा होगा स्टेशन पे तो आप खीरा खा लेंगे तो शायद उसमें फायदा ज्यादा है। वो थोड़ा कॉन्शियस, उसको कॉन्शियस ईटिंग बोलते हैं। कॉन्शियस लिविंग ही होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन कॉन्शियस लिविंग तो थोड़ा बड़ा रूप हो गया, कॉन्शियस ईटिंग जरूर आप करें। टीसी सर बोलते हैं उसको होश में रहना, तो होश के साथ में खाइए। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि दिन में एक बार आपके शरीर में पसीना आना चाहिए। तो वो पसीना कैसे आए उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसके लिए एक एक्टिविटीज तो अभी बिल्कुल आपके बिल्कुल नजदीक है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग मैराथन। डायरेक्ट सेलिंग मैराथन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था हेल्थ को लेकर। 2016 में मैंने पहली मैराथन अटेंड की, और उस मैराथन का काफी असर मेरी जिंदगी में पड़ा। 2 मैराथन मैंने अटेंड की और मैं काफी कॉन्शियस हुआ हेल्थ को लेकर। तो डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन होने जा रही है, पहली मैराथन है हिंदुस्तान की, डायरेक्ट सेलिंग की पहली मैराथन है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो उस इनिशिएटिव में मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप इस इनिशिएटिव को थोड़ा सा सहयोग कीजिए, इसको सराहिए। और ये जो हमारा इवेंट हो रहा है 9 सितंबर को, जिस दिन गाइडलाइन आई थी, इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे पास में आ रहे हैं। संभवतः 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें चीफ गेस्ट रहेंगे, और नेता लोग रहते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो इंडस्ट्री की थोड़ी ताकत कहीं ना कहीं दिखती है। तो उस नाते उस चीज को ध्यान में रख के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और हम पूरी फैमिली के साथ इसमें आ रहे हैं। एक छोटा सा 15 सेकंड का एक वीडियो सुनिए आप। मैं जवाहरलाल शर्मा, आयु 78 वर्ष, आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तेज वत्स, मैं सुरेंद्र वत्स, और मैं तन्वी वत्स, और मैं विशाल वत्स, और हम सह परिवार आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मैराथन में दौड़ने के लिए। तो पहली चीज तो ये कि आप इसमें अकेले मत आए, इसमें फैमिली के साथ में आए, परिवार के साथ में आए। क्यों आए, इसके मैं 3 कारण बताता हूँ। वाई यू शुड पार्टिसिपेट इन फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग मैराथन। पहला तो ये कि पहली चीज की अपनी एक वैल्यू रहती है। माउंट एवरेस्ट पे अभी हजारों लोग जाते हैं हर साल, लेकिन पहली बार कौन गया? एडमंड हिलेरी। तो पहली बार का अपना एक अलग चार्म रहता है। तो एक तो पहली है, इसलिए अटेंड करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में ये आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। हम सोचते रहते हैं कि चलो यार, बहुत सारे लोग तो 1 जनवरी को शुरुआत करते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं, और 10 जनवरी को वो कमिटमेंट टूट जाता है। तो एक जो स्टार्टअप की जरूरत होती है, तो ये जो इवेंट है ये एक स्टार्टअप के लिए आपके लिए काम कर सकती है, इसलिए आप इसका हिस्सा बने। टू शो द स्ट्रेंथन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत दिखाने के लिए हमारे पास में एक बड़ा अच्छा अवसर है। उस नाते भी आप एज ए टीम प्लेयर इसमें आप शामिल हों,
अपनी टीम के साथ में आप पधारें, ये आपसे विशेष अनुरोध है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाउंडिंग एंड एंजॉयमेंट विद फैमिली। फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट करने का और थोड़ा और नजदीक आने का। गेम जो होता है ना, किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो हमें नजदीक लेके आती है और हमारे अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करती है। तो मुझे अच्छे से याद है, जब भी हम पहले मैराथन हमने की तो उसमें हम सारे साथ में जाते थे। तो सुबह सुबह उठ रहे हैं, जल्दी उठ के अपना स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हैं, पहले स्पोर्ट्स शूज खरीदे हैं। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज, फिर जाना, फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, फिर फोटो खिंचवाना। और उस समय तो इतना कल्चर नहीं था फोटो खींचने का, सोशल मीडिया पे डालने का, स्टेटस पे डालने का। तो अब चीजें और थोड़ा वो हो गई हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एंजॉयमेंट भी है, वो फन भी है एक प्रकार से आपकी फैमिली के साथ में। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं यहाँ पे पीछे जाते जाते आपको, यहाँ पे देखिए स्लाइड पे मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। यहाँ पे एक स्कैनिंग के लिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप स्कैन करेंगे तो इसको स्कैन करके आप रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं, या आपके पास में किसी ग्रुप में लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं।